अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। जो जुबली हिल्स का इलेक्शन था, पिछले 2 महीने से कश्मकश में, बड़ी बेताबी से, बड़े इंतजार जिसका था वो इलेक्शन खत्म हो गया। अब सबको वही बेताबी से, वही इंटरेस्टिंग से, वही कश्मकश से रिजल्ट का भी इंतजार है। तो कल इलेक्शन खत्म होने के बाद और इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले कुछ सर्वे रिपोर्ट्स ने कुछ बताया है कि कौन सी पार्टी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने वाली है और कौन सी पार्टी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में हारने वाली है, कौन फर्स्ट पोजीशन में आएगा और कौन सेकंड पोजीशन में आएगा। ये तहकीकात कर कर कुछ सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस कल इसके मीडिया में कुछ वीडियोस भी रिलीज किए गए थे। तो J24 न्यूज भी एक एग्जिट पोल आपको बताना चाहती है J24 न्यूज के नाजरीन के लिए और तमाम मेरा वीडियो देखने के वालों के लिए। मैं इससे पहले भी वीडियोस में बता चुका था कि जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 to 50% तक वोटिंग होगी। जैसा J24 न्यूज ने कहा उसी तरह 48% जुबली हिल्स में वोटिंग हुई। हमारा एक अंदाजा था कि शायद 1,70,000 तक वोट होंगी, 1,70,000-80,000 तक वोट होगा, लेकिन 1,92,000 चेंज वोटिंग पोलिंग परसेंटेज हुआ वहां पर। तो अब देखा गया तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी तेलुगु में भी वीडियो बनाया, सेम कॉन्सेप्ट आपको उर्दू में भी बता रहा हूं आप लोगों के लिए। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में डिविजन्स देखा गया तो 7 डिवीजन है, आप लोग सब जानते, जिसमें बोराबंडा, हिरागड्डा, रहमत नगर, यूसुफगुड़ा, वेंकलराव नगर, सोमाजीगुड़ा पाट और शेखपेट है। तो इस 7 डिवीजनों में 2 कॉर्पोरेटर्स एमआईएम के कॉर्पोरेट से भरा हुआ 2 डिवीजन है, वो एरागड्डा और शेखपेट है। तो कल पिछले इलेक्शन होने से पहले कुछ सर्वे एजेंसी से ये बताया कि इस इलेक्शंस में बीआरएस पार्टी जीतने वाली है, लेकिन अंदेशे कुछ बदल गए आखिरी के 3-4 दिन में। जो ग्राउंड रिपोर्ट में काम कर रही थी, ग्राउंड वर्क काम कर रही थी बीआरएस पार्टी, उसी ग्राउंड वर्क में कांग्रेस पार्टी आ गई है। पिछले 3 दिन में कांग्रेस पार्टी भी आ गई थी। कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है या बीआरएस पार्टी जीतने वाली है बोले तो देखा जाएगा कि नवीन यादव ईच कॉन्स्टिट्यूंसी से 2018 में भी ठहरे थे, 14 में भी ठहरे थे, 18 में भी कॉन्टेस्ट करे थे इलेक्शन के एमएलए के लिए, 2 बार भी वो हार गए। और पूरे वोटर्स यहाँ पर 4,01,365, 4,01,365 वोट्स है। तो 48% पोलिंग है, तो 1,92,655 पोलिंग यहाँ पे हुई, इतने लोग वोट डाले। तो मेरी नजर में जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कांग्रेस को 48% जीतने की उम्मीद देता हूं और बीआरएस को 43 to 44% जीतने के अंदेशे देता हूं। क्योंकि इसके रीजंस क्या है, देने के रीजंस भी क्या है, और बीआरएस को वो परसेंटेज देने के रीजंस भी क्या है, कांग्रेस को वो परसेंटेज देने के रीजंस क्या है बोल के भी आपके दिल में रहेगा। मैं उसकी आपको डिटेल बताता हूं। देखिए, नवीन यादव का कांग्रेस पार्टी से बाजुक रखे तो इंडिविजुअल उनका जो वोट बैंक है, इंडिविजुअल उनकी जो पहचान है, उनकी अकेले की पहचान उनकी हो, उनके वालिद की हो, उनके भाई की हो, मेजर इंपैक्ट अगर नवीन से करे तो इंडिविजुअल वोट बैंक का नवीन को 2014 से चल लेते हुए आ रहा। 2014, 2018, 2023 में भी अजहरुद्दीन में भी ठहरे तो उन्होंने सपोर्ट करे, तो 2025 में इलेक्शन आया तो इंडिविजुअल वोट बैंक एक, और 2014 में भी वो कंटेस्ट करके हार गए, 18 में भी कंटेस्ट करके हार गए, 23 में टिकट नहीं आए तो भी अवाम में थे, अजहरुद्दीन के साथ थे। ये पूरा सिंपति, एक तरफ इंडिविजुअल वोट बैंक नवीन यादव का, एक तरफ जैसा मागंटी गोपीनाथ मर गए बोल के उनकी बीवी को, उनके अहलिया को सिंपति वोट्स डालो बोल के जो प्रचार चला बीआरएस पार्टी से, वो सिंपति पब्लिक आवाम में बोलो या ना बोलो, पब्लिक में वो सिंपति नवीन के ऊपर है। क्योंकि 2 बार हार जाने के बाद में, तीसरी बार टिकट नहीं आने के पास भी वही पार्टी में रहकर, कांग्रेस पार्टी में जाकर पार्टी में रहकर उम्मीद थी पब्लिक की खिदमत करूंगा बोल के, पब्लिक की खिदमत में थे। वो इंडिविजुअल जो सिंपति है वो पब्लिक के दिलों में है। ये 3 सिंपतीज को लेकर फिर एक एडिशनल बेनिफिट क्या है बोले तो, कांग्रेस पार्टी हुकूमत में जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी का साथ उनके साथ रहना, रेवंत रेड्डी का साथ उनके साथ रहना, ये एडिशनल सिंपति है। एक सीएम रहते पर हर डिवीजन में रेवंत रेड्डी पूरे डिवीजनों में रोड शो में उन्होंने पार्टिसिपेट करे। फिर ये दरमियानी में एक नाराजगी थी, अजहरुद्दीन को कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं दिए या मुस्लिम को कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं दिए, लेकिन वो बात अलग है, क्यों नहीं दिए क्या नहीं दिए वो मैं वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन उसते में ये मिनिस्ट्री दे देना और माइनॉरिटीज को 11 साल मागंटी गोपीनाथ हुकूमत में रहकर, एमएलए रहकर
ये खबरस्तान की जगह नहीं देना, वो खबरस्तान की जगह ऐलान करना रेवंत रेड्डी और रूलिंग की पार्टी, ये सब एडिशनल बेनिफिट्स एड ऑन्स कांग्रेस के लिए है। क्यों बीआरएस पार्टी इसमें नेगेटिव हो गई, कम हो गई बोले तो 7-8 तारीख तक बीआरएस पार्टी भी इसमें अच्छे उरूज में थी, लेकिन जैसा जैसा मीडिया में, सोशल मीडिया में वो लोग का बीआरएस पार्टी का चर्चा ही बीआरएस पार्टी खुद चला ली, थोड़े यूट्यूब चैनल्स को ले लेकर कौन जीतने वाले हैं बोल के पब्लिक टॉक्स में गए तो बीआरएस पार्टी जीत रही, बीआरएस पार्टी जीत रही। ये सोशल मीडिया को इम्पैक्ट कर लेते हुए हम जीत रहे इलेक्शन बोल के थोड़े लोग गुमराह में रह गए। जो ग्राउंड वर्क पिछले 2 महीने में करे वो ग्राउंड वर्क आखिरी 3-4 दिन में नहीं कर सके बीआरएस वाले, मेरी नजर में वो ग्राउंड वर्क में फेल हो गया। और एक क्या है बोले तो हैदराबाद में पहली बार मैं ऐसा, तेलंगाना में स्टेट में मैं रियासत में हूं तो हैदराबाद में रहता हूँ, खासकर पहला इलेक्शन ऐसा देखा कि हर घर को बेनिफिट्स दिए वोटिंग में, वो चाहे पैसों से हो, साड़ी से हो, मिक्सी, कुकर, क्या क्या की सुने में आया हो, ये बेनिफिट्स पब्लिक को मिला। और एक क्या है बोले तो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में, जुबली हिल्स बोल के इतना बड़ा एरिया का नाम है, एक ऑफिशियल एरिया का नाम है, हाई क्लास एरिया का नाम है, लेकिन वो जुबली हिल्स एरिया जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहता। इसमें बोराबंडा रहता, हेरागड्डा रहता और यूसुफगुड़ा रहता, रहमत नगर में रहता एंड वेंगलराव नगर रहता, सोमाजीगुड़ा का थोड़ा पार्ट रहता, शेखपेट रहता। अब लाजमी बात है कि जुबली हिल्स में मैं जो डिविजन्स बताए वो ये डिविजन्स रहते, लाजमी बात है आप सबको मालूम है, बोलना नहीं चाहिए। बोराबंडे में मिडिल क्लास फैमिलीज रहते, अबव मिडिल क्लास फैमिलीज रहते, पूर फैमिलीज रहते बोल के देखा गया तो इसमें एवरेज फैमिलीज, अबव मिडिल क्लास फैमिलीज एक 80% में रहते, हाई रिच फैमिलीज एक 10-20% ही रहते। ये 3 एरियाज में भी वैसे रागड्डा, बोराबंडा, रहमत नगर और शेखपेट थोड़ा अबव रिच फैमिलीज रहे तो भी मुस्लिम का ज्यादा ऊपर चर्चा रहता। अब रहा सोमाजीगुड़ा थोड़ा बीजेपी को चले गया तो भी यूसुफगुड़ा माइनॉरिटीज बहुत कम रहते मुस्लिम्स, तो कांग्रेस का चर्चा रहता उधर। तो ये क्लास के लिविंग लोग रहते, लेकिन यहाँ बीआरएस पार्टी कैंपेनिंग क्या करी बोले तो नवीन यादव एक रॉडी शीटर है, नवीन यादव के वालिद एक रॉडी शीटर है बोल के ये कैंपेनिंग करते चले गई। लेकिन ये जितने भी वोटर्स है इसमें मैं समझता हूँ कभी ये वोटर्स को वो फैमिली से प्रॉब्लम हुआ, लेकिन थोड़े फैमिलीज को बेनिफिट हुआ, इंस्टेड थोड़े फैमिलीज को बेनिफिट हुआ। वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स रह दो, कुछ और बेनिफिट्स रह दो, कुछ और बेनिफिट्स रह दो। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम में है नवीन की फैमिली के पास गए तो उनके वालिद हो, नो हो, या अच्छी हेल्प कर दे, ये मेरे को मालूम है। लेकिन जो चर्चा, जो कैंपेनिंग केटीआर लेके गए पब्लिक में कि नवीन एक रॉडी शीटर है, रॉडी शीटर की फैमिली को टिकट देते क्या, पिछले 10 क्या करे रेवंत रेड्डी बोल के एक चर्चा लेके गए, वो एक गलत इम्पैक्ट था। इंस्टेट 10 साल में मागंटी गोपीनाथ क्या करे, 11 साल में मागंटी गोपीनाथ क्या करे, ये बताना था पब्लिक को, नहीं बता सके। क्यों नहीं बता सके बोले तो उन्होंने कुछ भी नहीं करे। अगर 10 साल 11 साल में करते थे तो एक मुसलमान की जो खबरस्तान के वास्ते रेवोल्यूशन चला था जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो रिवोल्यूशन नहीं चलता था और वो कमी पेशी आज दिखने में नहीं आती थी। और जो बोल रहे कि नवीन यादव एक रॉडी शीटर है बोल के जो कैंपेनिंग में गए केटीआर साहब, मागंटी गोपीनाथ है, जब थोड़े रॉडी शीटर्स को मागंटी गोपीनाथ खुद लेके रॉडी शीटर्स को लेके फिरे, ये पब्लिक को मालूम है। केटीआर साहब को मालूम नहीं मालूम, बहुत अच्छी तरह मालूम रहता केटीआर साहब को, लेकिन पब्लिक को मालूम है। और मागंटी गोपीनाथ के डेवलपमेंट ज्यादा कुछ ऐसा बोलने के लायक तो कुछ नहीं है। जो डेवलपमेंट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ तेलंगाना की सरकार, बीआरएस सरकार में, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। अब वो खबरस्तान की जगह नहीं दे सके, वो रहमत नगर में एक ईदगाह बता के वो मैं दिया, वो सब नहीं, ऑफिशियली अलॉट नहीं हुआ वो ईदगाह को। तो इंस्टीड डेवलपमेंट्स में के बताने का छोड़ के एक कैंडिडेट को इम्पैक्ट करने लगे केटीआर साहब। उन्होंने रॉडी शीटर है, रॉडी शीटर की फैमिली है, ऐसा 10 साल 2 महीने में रेवंत रेड्डी क्या करे मुसलमान के लिए बोल तो 11 साल में वो लोग क्या करे। वो लोग की हुकूमत में भी जो है, बीआरएस की हुकूमत में भी 10-8 मस्जिद शहीद हुए थे, ये सब पब्लिक को मालूम है। ये लोग कांग्रेस के लोग बीआरएस अगर वैसा प्रचार करी तो कांग्रेस के लोग भी बताए कि भाई वो लोग 10 साल हुकूमत में क्या क्या करे और 12% रिजर्वेशन में फेल हो गए। और जब रही इम्पैक्ट पोलिंग बूथ लेवल की बात कर ले अपन, पोलिंग बूथ लेवल पे बीआरएस पार्टी भी ग्राउंड वर्क अच्छा करी। पिछले जो मिनिस्टर्स थे, पिछले जो चेयरमैन थे, पिछले जो एमएलएस थे, एमपीस थे, अब जो रूलिंग में एमएलएस, वो लोगों को इंचार्जेस लगाए, डिवीजन वाइज इंचार्जेस लगाई, पोलिंग बूथ वाइज इंचार्ज लगी, फिर एक डिवीजन को पार्ट सब पार्ट बना के ये पार्ट के इंचार्ज इनो है, ये पार्ट के इंचार्ज इनो है बोल के ऐसा करे। सेम टाइम कांग्रेस पार्टी भी इंचार्जेस को लगाए, ग्राउंड वर्क दोनों भी अच्छा करे, लेकिन आखिरी 3 दिन में बीआरएस का ग्राउंड वर्क में नहीं कर सके। और एक बात क्या है बोले तो
सोशल मीडिया एक रेवोल्यूशन फॉर्म करी, बीआरएस सोशल मीडिया, बीआरएस की सोशल मीडिया वाकई परफेक्ट है, एक रेवोल्यूशन फॉर्म करी, बीआरएस जीत रही बोल के, एक कुछ चैनल्स को हायर करे शायद, या कुछ है वो नहीं मालूम, लेकिन सोशल मीडिया में एक रेवोल्यूशन आया। लेकिन सोशल मीडिया रेवोल्यूशन आजकल के जमाने में, ये जनरेशन में सोशल मीडिया जनरेशन चल रहा, रेवोल्यूशन आना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड होना बैड इंपैक्ट है। केटीआर साहब का ओवर कॉन्फिडेंस, हम जीत रहे बोल के स्टेज पे ठहर के अरे तुरे बोलना, अरे घूसुंड्रा भाई, उंडनरा भाई, तम्मी, ये बोलना, ये तेलंगाना की स्लैंग में तम्मी बोलना, ये बोलना, ये अलग बात है, लेकिन वो तहजीब, वो अलग तहजीब की बात है। लेकिन ये वो स्टेज पर ठहरो रे भाई, बैठो रे भाई, अरे आगर भाई, एमएलए एमपी के कैंडिडेट्स नीचे है तो मैं किसको भी अगर नाम नहीं लिया तो मेरे को माफ करो रे भाई बोल के ऐसा बोलना, ऐसे बहुत बहुत चीजें हैं। तो गुरूर तकब्बुर ये नहीं गया अभी बीआरएस पार्टी के पास, तो वो कम कर लेना था केटीआर साहब, वो भी कम नहीं करे। एनीवे थोड़ा ओवर इम्पैक्ट ज्यादा हो गया बीआरएस का उधर, और सोच भी ज्यादा हो गई हम कैसा भी जीत रहे बोल के। ये सब एक रखे तो मागंटी सुनीता जो कैंडिडेट बनाए, वो कैंडिडेट को स्पीच पावर नहीं है, मौत पावर नहीं है, बात नहीं कर सकते उन्होंने, कहीं स्पीच नहीं दिए। इतने रोड शोज में मागंटी सुनीता कभी भी दिल खोल के, आवाज खोल के बात करे जैसा तो मैंने देखा, वो एक बड़ा इम्पैक्ट है। कल के दिन जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो मागंटी सुनीता की तरफ से पूरा प्रचार केटीआर साहब पिच करें, यहाँ पे केसीआर भी नहीं आए, हरीश राव भी नहीं आए रोड शोज में, लेकिन केटीआर पूरा चले। कल कुछ भी प्रॉब्लम आ गए तो क्या मागंटी सुनीता को लोग पूछना या केटीआर को पूछना बोल के, वो स्पीच नहीं देने की वजह से और उन्होंने बात नहीं करने के क्वालिटीज की वजह से थोड़े लोगों में वो भी सोच है कि भाई इन्हों क्या करते, हुकूमत में कांग्रेस पार्टी है और इन्हों एक डम्मी कैंडिडेट दिख रहे हैं, इनके वास्ते प्रचार पूरा केटीआर साहब पिच कर रहे, इनको क्या पूछ सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं मालूम, सियासती नॉलेज नहीं है बोल के सब पब्लिक में। सियासत में आने के बाद सियासती नॉलेज आ जाता वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने आके 2-3 महीने भी नहीं हुआ, कंप्लीट फुल फ्लेज सियासत में भी नहीं उतरे, उनको लाके रोड शोज में ठहरा कर दिए, मीटिंग्स में ठहरा कर दिए, उनको स्पीच दो बोले तो कहां से देंगे उन्होंने, सो वो नहीं दे सके, वो बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट है, उनको ट्राइन नहीं करना। उसकी वजह से पब्लिक में एक सोच आ गई कि भाई नवीन यादव पिछले 2 बार हार गए, कॉर्पोरेटर से भी हार गए, तो हमारे दरमियान में है, तो ऐसे कैंडिडेट को चुन लिए तो हम कभी भी जाके इसुगुड़ा चेक पोस्ट पे, उनकी ऑफिस है, उनका घर है, उनको जाके पूछ सकते, फोन करे तो उठाते, किसको भी बोल के प्रॉब्लम सॉल्व कर ले सकते। लेकिन यहाँ सुनीता मैडम को बोले तो हुकूमत उनकी रहे तो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होता है, इनको बात करने, यहाँ हर बात केटीआर को तो नहीं बोल सकते ना, बोले सर का थोड़ा पब्लिक में इम्पैक्ट आया, इसलिए जो है सो पब्लिक में थोड़ी सोच बदल गई, जो मैं ग्राउंड लेवल पे तहकीकात करा। सो कुछ भी होने दो, J24 न्यूज आपको बता दी दोनों के डिफरेंशिएट क्या है। मेरे अंदाजे में, मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, डिसीजन नहीं लिया, मेरे अंदाजे में बोल रहा हूं कि ये इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 48% वोट बैंक से बीआरएस पार्टी 43-44% वोट बैंक लेंगी और जीत नवीन यादव की होगी बोल के मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ। और देखेंगे 14 तारीख के दिन, जुमा के दिन, 14 नवंबर के दिन क्या होगा, क्या J24 न्यूज जो कही वो सच होगा या झूठ होगा, क्या हमारा अंदाजा सही लगेगा या नहीं, ये हम 14 तारीख को देखेंगे। 15 तारीख के सामने, 15 तारीख के दिन आपके सामने मुखातिब होऊंगा मैं फिर। बीआरएस अगर फेल हो गई तो उसके रीजंस क्या है बताऊंगा, कांग्रेस अगर फेल हो गई तो मैं माफी भी मांगूंगा और उसके रीजन भी बताऊंगा। शुक्रिया, देखते ही रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।